बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया दिन रमज़ान स्पेशल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। आज आगाज़ में एक मंजर सोचने का कहूँगा आपको। ज़रा सोचिए, एक ऐसे शख्स को अपने जहन में लाइए जिसके सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है। हाजी साहब हैं ये, इनकी दुकान भी अच्छी चल रही है और तस्बीह भी। रमज़ान जो है बज़ाहिर तो लगता है कि खूब बरकतें समेट रहे हैं, और लगता ये है कि जो रूप है इसे कायम रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया ने जो देखना है, दुनिया क्या कहेगी, ये डर है इनके अंदर। अब एक दूसरा मंजर, गोदाम को सोचिए। भरा हुआ गोदाम, सब कुछ मौजूद है, लेकिन ग्राहक के लिए कुछ भी नहीं है। चीनी हो या आटा जब गायब हो जाते हैं मार्केट से तो होता है क्या, रेट बढ़ जाता है। रेट बढ़ता है, गोदाम खुलता है, गोदाम खुलता है यानी खूब माल बनता है। यही तो होता आया है। अब गोदाम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी कौन सा दुनिया को नज़र आती है, लेकिन तस्बीह फेरते फेरते अल्लाह का नाम लेते कभी ये ख्याल नहीं आता कि अल्लाह तो देख रहा है गोदाम को भी और मुझे भी। इस मामले पर एक री एनैक्टमेंट वीडियो आपको हम दिखाएंगे, फिर मज़ीद उस पर बात करेंगे। अजीम भाई, इस रमजान में कोई गर्मी ज्यादा नहीं हुई? यही लग रहा है कि खैर आज तो एक दो दिन से मौसम अच्छा हो गया, हवा चल गई है। बैठे हैं अजीम भाई। और सुनाए, दुकानदारी कैसी चल रही है? अरे क्या दुकानदारी चल रही है अजीम भाई, बस ये समझे कि दाल रोटी चल रही है। कारोबार रहा दो चार चीनी की बोरी हजार का लड़का देखे गया है और बोल रहा था कि कल रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तुम दुकान पे बैठो। देख रहे हैं अजीम भाई, ये हाल है मुसलमानों का। रमजान में तो कीमतों को पर लग जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे मियाँ, हमसे अच्छे तो वो गैर मुस्लिम हैं कि अपने मजहबी त्योहारों के मौके पर कीमतें इंतहाई नीचे ले आते हैं वो। हाँ, मुझे याद है, आपने ही बताया था जब दिसंबर में आप अपने बेटे के पास गए थे अमेरिका। अरे वो लोग तो क्रिसमस पर कितनी कम कर देते कीमतें, और यहाँ अस्तगफिरुल्लाह। अफसोस का मुकाम यही तो है कि हमारी दीन की बातों पर अमल करके वो कुफार आज बेहतरीन माशरे के दावेदार बन गए। उनकी खुशी के त्यौहार का एक दिन होता है और वो महीनों वो खुशियां मनाते हैं, और एक हम है कि इस बाबरकत महीने में गुनाह ही गुनाह कमाते हैं। बस अजीम भाई, अल्लाह माफ़ी दे। पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का। मुनाफाखोरी हद से बढ़ गई है भाई, मुझे तो सोच के भी डर लगता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लोग हम दुकानदारों को कसूरवार ठहराते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं। भाई कीमतों को कंट्रोल करना तो हुकूमत का काम है, हमारा थोड़ी है। मगर कहीं ना कहीं दुकानदार भी मुलविस होते हैं इस मुनाफाखोरी में मारूफ भाई। होते होंगे अजीम भाई, मगर हम तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मारूफ अंकल, चीनी मिलेगी? नहीं बेटा, चीनी खत्म हो गई। अरे अंकल, ये क्या बात हुई? हम मोहल्लेदार समझ के बाहर से नहीं ला रहे कि यार चलो अपनी दुकान है, और आप हैं कि 2 दिन से चीनी नहीं दे रहे। देख लो बेटा, कल सुबह तक आएगी चीनी। असल में रमजान में कीमतों का बड़ा मसला होता है बेटा, अब पता नहीं कल क्या रेट हो। मुझे तो लगता है अंकल आप अपनी मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। अरे मारूफ भाई, अभी तो राजू ने आके बताया था कि होलसेल वाला 4 बोरी चीनी की देकर गया आपकी दुकान पे। अरे अजीम भाई, बच्चे ने वो बोरी अभी खोली नहीं है। कल कहीं नए नर्ख पर बेचना तो नहीं चाहते आप? अरे नहीं अजीम भाई, कैसी बातें कर रहे हैं भाई, ये क्या बात कर दी आपने? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखो मियाँ, मसला हुक्मरानों का नहीं, मसला हमारा है। कुरान ने तो वाज़ेह कर दिया है कि जैसे हम होंगे वैसे ही हम पर हुक्मरान आएंगे। अजीम भाई, कैसी बातें कर रहे हो? मेरा मकसद ये नहीं था। आप तो अस्तगफिरुल्लाह तोहमत लगा रहे हैं मुझ पर। बातें करना आसान है मारूफ भाई, इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। अजीम भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा दुकान पे मौजूद है, कुछ तो ख्याल करें। तुम्हारे जुर्म में बराबर का शरीक है वो। चोरों और गुनाहगारों का कोई लिहाज नहीं करना चाहिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि जन्नत खरीदो या दोज़ख। चलता हूँ। अरे अजीम भाई, कहाँ जा रहे हैं? रोज़ा खुलने में बस थोड़ी देर है, इफ्तारी मेरे साथ करके चले जाते हैं। रहने दो मारूफ मियाँ, इस अफ्तारी में भी सारा मुनाफाखोरी का सामान होगा। अजीम भाई, आप तो मुझे शर्मिंदा किए जा रहे हैं। मुझसे शर्मिंदा होने से बेहतर है कि अपने उस रब से शर्मिंदा हो। मारूफ भाई, चीनी है आपके पास?
हाँ भाई हाँ, चीनी है, जाके ले ले दुकान से। इसको देखो चीनी के पीछे पड़ा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसलमानों का गल्ला खाने पीने की चीजों को रोके रखे, यानी बावजूद जरूरत के फरोख्त ना करे, अल्लाह ताला उस पर कोड़ और तंग दस्ती मुसल्लत फरमा देता है। तो जनाब, अल्लाह की मखलूक से धोखा और दिल में खोट, ऐसे मुसलमान आजकल हमें हर जगह मिलेंगे। जाहिर और बातिन के इस एक फ़र्क ने क्या क्या खराबियां पैदा की हैं। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि बुराइयों की जड़ ही ये दोहरा मयार है तो गलत नहीं है जनाब। इसी से मुताल्लिक अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरत सफ़ में फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, तुम वो बातें क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। अल्लाह के नज़दीक बहुत सख्त नापसंदीदा बात यह है कि तुम वो बात कहो जो खुद नहीं करते। गोया आप एक काम कर नहीं रहे, दूसरे को इसकी तलकीन कर रहे हैं, इसकी बहुत सख्त पकड़ है। और इसी सिलसिले में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत के दिन एक शख्स को जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल जाएंगी और वो अंतड़ियों के गिर्द चक्की के गधे की तरह घूमेगा। जहन्नुमी उसे सवाल करेंगे कि तुम तो अच्छी बातों का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो जवाब में कहेगा कि हाँ, मैं अच्छी बातों का हुक्म देता था मगर खुद उन पर अमल नहीं करता था और बुरी बातों से रोकता था, लेकिन खुद उन अमाल में यानी उन बुरे अमाल में मुब्तला था। यानी आप किसी को अपना एक अच्छा चेहरा तो दिखा रहे हैं, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो आपका बुरा चेहरा छुपा हुआ है वही आपकी हकीकत है और आप अमाल भी वही बुरे करते हैं। तो ये मत सोचें कि अच्छी बातों का हुक्म देने से आपकी पकड़ नहीं होगी, आपके अमाल नामे दुरुस्त हो जाएंगे। आप अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, आप अगर सर पे टोपी पहन के हाथ में तस्बीह लेके हाजी साहब का स्टेटस एंजॉय करते करते आपको लग रहा है कि आप जन्नत में चले जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये जो मुनाफाखोरी आप कर रहे हैं, आप हरामखोरी कर रहे हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात करेंगे कोरोना की, जिसने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। अगर हम बात करें हमसाए मुल्क हिंदुस्तान की, तो वहाँ पर कोरोना वबा की जो लहर है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2,75,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मजीद 1625 मरीज मौत का शिकार हो गए। यानी महक, भारत में हम देख रहे हैं कि लाखों मरीज डेली बेसिस पर ऐड अप होते चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम अमेरिका की बात कर लें या ब्राज़ील की बात कर लें, तो यहां पर केसेस की शरह अब कुछ कम हो गई है। हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर रोकने में नाकाम। कोविड-19 की नई किस्म तेजी से फैल रही है। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो चुकी। महकमा सेहत बहरान में आ गया। रिकॉर्ड तोड़ 2,75,306 नए केसेस सामने आए। 1625 मरीज लुक़मा अजल बन गए। और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इलेक्शन जलसों में मसरूफ हैं, जिस पर उन्हें शदीद मुखालिफत का सामना है। जबकि अमेरिका में 25% आबादी को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। यौमिया केसेस भी कम हो रहे हैं। 43,000 नए केसेस सामने आए हैं। ब्राजील में भी 43,000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में 1553 मरीज हलाक हुए। हिंदुस्तान के बाद अमवात की ये दूसरी बड़ी शरह है। और कोरोना को काबू करने के लिए जो SOPs जारी होती हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, जब उसकी बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं। यहाँ पर गुज़श्ता 4 रोज़ में से 3 दिन कारोबार बंद रहा। 2 रोज़ कोरोना की बंदिश और 1 दिन की हड़ताल। इससे मजदूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। बोल्टन मार्केट में हाथ गाड़ी चलाने वाले मेहनत कश की मुश्किलात यकीनन बढ़ चुकी हैं और वो मुश्किलात जो है हम आपको दिखाते हैं अपने कैमरे की आंख से। दिन में ना 500 भी कमाते, 6 कमाते। अगर ऐसा होते तो क्या कमा लेगा। हम लोग है ना खाद रेडी का काम कर रहे हैं। ये गाड़ी खींचते, अगर मार्केट खोला होते तो कुछ मजदूरी बन जाते।
अगर मार्केट बंद हो जाते तो फिर ऐसा हालात है जो रोटी का भी पीर पाता नहीं लाती। रात को ऐलान आया जो मार्केट सारे बंद है। अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम कर दे। एक तरफ से महंगाई है और रोज़ रोज़ बढ़ के जा रहा है, दूसरा तरफ से मुल्क का हालात ऐसे है, समझ से बार बात है। लोग है ना भूख से मरते हैं, दूसरा तरफ से लोग हड़ताल हालात गड़बड़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कारोबारी दुनिया से आपको खबर देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हड़ताल के ज़ेर असर रहा, कारोबार के मनफी जोन में अख्ताम हुआ है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान बताएगा मार्केट में इस वक्त क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स चल रहे हैं। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लाहौर वाक़े और हड़ताल के ज़ेर असर नजर आई और हमने देखा कि कारोबार का आगाज ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 282 पॉइंट्स की मंदी के साथ हुआ और एक मौके पर दौरान ट्रेडिंग जो है 100 इंडेक्स में 690 पॉइंट्स की गिरावट भी देखी गई। ताहम कुछ कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आए जिन्होंने अच्छा मुनाफा डिविडेंड वगैरह दिया अपने शेयर होल्डर्स को, तो उनमें खरीदारी आई जिसकी वजह से मार्केट संभलती भी नजर आई हमें। और दौरान ट्रेडिंग एक मौके पर जो है वो 100 इंडेक्स में ये जो मंदी थी ये सिर्फ 75 पॉइंट तक रह गई, लेकिन उसके बाद जब कारोबारी इख्तिताम का आखिरी घंटा था इसमें फिर हमने प्रेशर देखा मार्केट में और उसके बाद कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 392 पॉइंट्स की मंदी के साथ 44,912 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जी ठीक है रिजवान, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको मिलवाते हैं गुजरांवाला के एक ऐसे नौजवान से जो 10 साल की उम्र में पेश आने वाले हादसे के नतीजे में अपने दोनों हाथ खो बैठा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, अपने अहले खाना की कफालत कर रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। चेहरे पर सुकून, शख्सियत में एतमाद, ये है अज़्मो हिम्मत की मिसाल 20 साला अब्दुल मन्नान। जिसने भरपूर मेहनत से अपनी माजूरी को शिकस्त दे दी। कंगनीवाला का रिहायशी ये नौजवान 10 साल की उम्र में करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया था। हालत ऐसी थी कि डॉक्टरों को दोनों बाजू काटने पड़े। बाजू जब उतरे थे ना तो तब मैं घर ही रहता था। फिर बाद में मैंने कुछ सोचा कि यार ऐसे तो रहने से गुजारा नहीं होना, कुछ करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अपना स्टॉल लगा लेते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना स्टॉल लगाया है। अब्दुल मन्नान सैटेलाइट टाउन मार्केट में स्टॉल लगाता है। पुरअज़म नौजवान हाथों की बजाय पाँव और दांतों का इस्तेमाल करके ग्राहकों को अशिया दिखाता है। दीगर दुकानदार भी अब्दुल मन्नान की तारीफ करते नहीं थकते। ये माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छा लड़का है और मेहनती है, ठीक है, और ड्यूटी भी सही देता है और काम भी सही करता है और माशाल्लाह जुनून है इसके अंदर कि ये नहीं है कि ये काम करने वाला है, कि ये नहीं कि बैठने वाला नहीं है कि किसी से मांग लिए या किसी को कह दिया, वो इसमें कोई चक्कर नहीं है। बस इसने अल्लाह के ऊपर डोर फेंकी हुई है। अब्दुल मन्नान नात-ख्वानी का शौक रखता है। अब्दुल मन्नान दोनों हाथों से महरूम ज़रूर है, लेकिन इसने कभी भी अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनने दिया। रिज़्क़े हलाल कमाता ये नौजवान अपनी महरूमियों का रोना रोने वाले अफराद के लिए सबक है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद समा, गुजरांवाला। ज़बरदस्त रिपोर्ट गुजरांवाला से। हम सब जानते हैं महंगाई का जो दौर है उसमें हर कोई मुश्किलात का शिकार है। इस दौर में मजदूर के लिए एक वक्त की रोटी कमाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक में इन्हीं मजदूरों के घरों में सहरो इफ्तार किस तरह से होती है, किस तरह से इनके दस्तरखान सजते हैं, फैसलाबाद से अब्दुल अहद आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। रमज़ान में सहर और इफ्तार के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। दस्तरखान मुख्तलिफ खानों से सजाए जाते हैं, मगर एक दिहाड़ीदार मजदूर की रमज़ान खान की क्या सूरत हाल होती है, आइए आपको दिखाते हैं। गरीब का दस्तरखान तो सिर्फ एक रोटी होती है और पानी का गिलास होता है, यही गरीब का दस्तरखान होता है। पहले हालात कुछ ठीक थे, को काम भी करता था, ठीक था मैं, लेकिन अब मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ 4 माह से, तो हालात तो मेरे ख़राब होने ही हैं। 1000 रुपया बनाने जाओ तो काफ़ी टाइम लगता है बनाने के लिए, लेकिन आता कुछ नहीं है। 700-800 रुपया दिहाड़ी बनती है, तो 700-800 रुपये में आप बताएं क्या मिलता है? आप क्या कुछ भी नहीं मिलता है 700-800 रुपये में। वो भी बल्कि अच्छा वक्त बल्कि नहीं, अच्छा वक्त तो कैसे गुजरता है 600-700 रुपये से, 800 रुपये से। बच्चों की डिमांड काफ़ी होती है, लेकिन बच्चों को समझाई जाएगा, बुरी बात है।
अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा। बच्चों को सूखी रोटी देती हैं और पानी बस सालन नहीं पकाया जाता है घर में। मियाँ की टांग टूटी है ना, उनको 4 माह हो गया है और 4 बच्चे हैं और घर भी अपना नहीं मकान। कुछ नहीं होता, काम की वजह से खाना पीना भी नहीं होता, पैसा भी नहीं है। बच्चों का बस देखा ही नहीं जाता था, आपसे भी काम नहीं होता था, बस रोटी थोड़ी बहुत ही हो जाती है, इनका गुजारा नहीं होता, पर बड़ी मुश्किल से कोई और बस। महंगाई के मारे इन दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए रमजान भी दूसरे महीनों से मुख्तलिफ नहीं। दरो दीवार से टपकती मुफलसी, ठंडे चूल्हे, ना खाने के लिए रोटी, ना पीने के लिए मशरूब। सबर शुक्र करके अफ्तारी भी पानी के घूंट से ही कर लेते हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मारूफ गुलकार आतिफ असलम का रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से कलाम सलामे आजिज़ाना ने यूट्यूब पर 33 लाख से ज़ायद व्यूज़ हासिल कर लिए हैं। आतिफ असलम के कलाम ने 3 रोज़ में ये संग मील अबूर किया है। कलाम में आतिफ असलम के हमरा अली परवेज़, नुमान जावेद, अली मेहदी, एहसान मेहदी और कुमैल जाफरी ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। आगे बढ़ते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं। हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना है। कराची की एक ऐसी खातून से आपकी आज हम मुलाकात कराएंगे जो अपने और घर के बहुत से काम बाइक पर निपटाती हैं, मगर हमारे इस माशरे में ये इतना आसान नहीं। वो सब कैसे करती हैं और उन्हें क्या मुश्किलात पेश आती रहीं, ये हमें बताएंगे रेहान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। ये कराची फेडरल बी एरिया की अस्मा है। घर का सौदा सल्फ लाना हो या बच्चों को कहीं ले जाना हो, ये अपने मामूल के काम बाइक पर ही करती हैं। खातून का मोटरसाइकिल चलाना हमारे माशरे में इतना भी आसान नहीं। मैं लोगों की परवाह नहीं करती, लेकिन ये है कभी कोई कट दे देता है। रिक्शे वाले खास तौर पे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। हमारा जो बैलेंस होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। मैं इन लड़कियों को यही मशवरा दूंगी कि सुकून से, इत्मीनान से, आराम से बाइक चलाओ। बाइक चलाने से अस्मा को अपने कामों में खुद मुख्तारी तो मिली ही है, लेकिन इसका फायदा उसके दोस्तों को भी हुआ है। अपने घरेलू कामों की अंजामदही के लिए ख़वातीन बाइक लेकर घरों से निकल पड़ी हैं, लेकिन माशरे के लिए अभी भी यह हैरत की बात है। मगर सिर्फ इस एक बात की वजह से ख़वातीन को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और पूरे हौसले के साथ अपना सफ़र जारी रखना चाहिए। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि स्वात के खतात रशीद आज भी फ़न खताती को जिंदा रखे हुए हैं। कैसे? सैयद शहाबुद्दीन हमें मिलवाएंगे। खत्ताती मुसलमानों का तहजीबी व सकाफती विरसा, जमालियाती ज़ौक़ का इजहार, जिसे कंप्यूटर ने बुरी तरह मुतासिर किया। लेकिन स्वात के खत्तात आज भी इस फन को दवाम बख्शने के जतन कर रहे हैं। रशीद अहमद भी उनमें से एक है जो 3 अशरों से इस्लामी खत्ताती के कदीम फन को परवान चढ़ा रहे हैं। रमजान शुरू होती ही इस्लामी फनपारी की तैयारी को अपना मकसद बना लेते हैं। मुख्तलिफ खतूत यानी खती कूफी, खती फारसी, खती रेहान, खती नस, खत अल मगरबी और भी अरबी की बहुत सी खुतूत है जिनके ज़रिए हम कुरानी आयात और अहादीसी मुबारक पर मबनी फनपारे बनाते हैं। तर्ज़ निगारिश के नित नए फनपारे बनाने वाले मास्टर रशीद कहते हैं, खत्ताती को तालीमी इदारों में राइज कराने से इस फन को जवाल से बचाया जा सकता है। अगर फ़नी खत्ताती को
बतौर मजमून निसाब में शामिल कर लिया जाए तो इस तरह ये फ़न जिंदा भी रहा जा सकता है और इससे आने वाली नस्लों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। मास्टर रशीद मुख्तलिफ रंगों के इम्तिजाज से मुज़य्यन ऐसे सैकड़ों फनपारे तख्लीक कर चुके हैं जो आंखों को ठंडक और दिल को सुकून बख्शते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ होने के बायस मादूम होते इस हुनर को निसाब का हिस्सा बनाया जाए तो खत्ताती के इस कदीम फ़न को ज़िंदा रखा जा सकता है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। आगे बढ़ते हैं और खूबसूरती की मिसाल आपको दिखाते हैं। आईपीएल में खेलने वाले अफगानिस्तान के मुसलमान खिलाड़ियों ने रोज़ा रखा तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने भी उनका साथ दिया। राशिद खान ने पूछ लिया कि रोज़ा कैसा गुजरा। राशिद खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर की। खेल ही की बात करते हैं। रमज़ान में फ्लड लाइट्स क्रिकेट के मुकाबले तो होते ही थे, अब पहली बार बरक़ी कुमकुमों में फुटबॉल टूर्नामेंट भी जारी है। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ फीफा हाउस पर कब्जे की जंग, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की आलमी सतह पर मौतली, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों और परस्तारों का हौसला मानना पड़ा। नया नाज़िमाबाद में पहली बार फ्लड लाइट रमजान टूर्नामेंट का मेला सजा तो कौमी फुटबॉलर्स एक्शन में नजर आए। पाकिस्तान फुटबॉलर्स आप देख रहे हो काफ़ी टैलेंट है। अगर एक्टिविटीज़ मिलेंगे फुटबॉलर्स को ज़्यादा मज़ीद इंप्रूव करेंगे। कराची में काफ़ी ज़्यादा मतलब फुटबॉल्स के रात को जो फील्ड लाइट इवेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर नासिर इस्माइल का कहना है फीफा और एफसी को पैगाम देते हैं कि फुटबॉल हमारी ऑक्सीजन है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं फीफा को, एफसी को और दूसरी कंट्रीज़ को कि हम लोग अच्छे लोग हैं, फुटबॉल हमारे खून में बसी हुई है, हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं। आपस में बैठ के इस मसले को हल करके पाकिस्तान को नए ट्रैक पे लाया ताकि ये बच्चे जो आज खेल रहे हैं ये इंटरनेशनल इवेंट में भी शिरकत करें। तमाशाइयों की बड़ी तादाद भी मैच से खूब महसूस हुई। आजकल तो वैसे ही एक तो कोरोना वायरस है और लोग जो है आजकल इतनी एनवायरनमेंट ज़्यादा जा नहीं रहे हैं तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। इवेंट में 12 टीमें शरीक हैं। फातह टीम को चमचमाती ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, आप हमारे साथ रहेगा, कुछ देर बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि मुजाहिरों और तोड़ फोड़ से मगरिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे मुल्क का हर फर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता है। बदकिस्मती से मजहबी और सियासी जमातें मजहब का गलत इस्तेमाल करती हैं। वज़ीर आज़म अब से कुछ देर बाद आज कौम से खिताब भी करेंगे और अहम पॉलिसी बयान पर गुफ्तगू भी करेंगे। जब उन्होंने खिताब किया कुछ देर पहले, जब वो आपको सुनवाते हैं कि वो उस खिताब में क्या कह रहे थे, जो अब लाइव करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने एक बात की है, वो आपको हम सुनवा देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं। दूसरों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस मुल्क के अंदर मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जो हमारे लोग हैं वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। हम सब का मकसद है, कई दफ़ा इस प्यार को गलत इस्तेमाल किया जाता है। कौन फैसला करेगा? क्या किसी के दिल को चीर के किसी ने देखा कि कौन ज्यादा प्यार करता है नबी से और कौन कम करता है? इसको जब इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, हम कोई अपने दीन को फायदा नहीं पहुंचा रहे। हम जिस मुल्क में जुर्म होता है उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा अपनी कौम से वादा है, अपने लोगों से, इसके लिए कैंपेन की जरूरत। जो कैंपेन मैं चलाऊंगा और इंशाअल्लाह शुरू कर दिया मैंने कैंपेन, हेड्स ऑफ स्टेट जो मुसलमान मुल्कों के सरबराह हैं उनको साथ मिला के उनके साथ पर हम पूरी तरह अपना केस प्रेजेंट करेंगे और कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में। मैंने खत भी लिखा है सबको, उससे ये फर्क पड़ेगा। इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा, किसी को खौफ आएगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब का ये कहना है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हम सब के जज्बात एक हैं। 4 महीने से इस मामले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की जा रही है। कल रात से मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं और आज तरावी के बाद तीसरा दौर होगा। वो ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये जो मामला है ये बातचीत से हल कर लिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जो पॉलिसी है वो डिस्कशन की है,
मुज़ाकरात की है, मुफाहमत की है। रात को भी हुआ है एक दौर, आज सुबह भी हुआ है और शाम को रात को इंशाअल्लाह ताला तरावी के बाद एक दूसरा तीसरा दौर होगा और उस पे हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट की ख्वाहिश के मुताबिक, इस कौम के इत्मीनान के मुताबिक इस सारे मामले को, इस सारे कज़िये को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाए। और अब से कुछ देर पहले ही वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पार्लियामेंट हाउस में पॉलिसी बयान दिया। उन्होंने कहा कि नामूस रिसालत पर किसी सूरत TLP से हम पीछे नहीं हटेंगे, मुज़ाकरात के हवाले से अच्छी खबरें देंगे। वज़ीर दाखिला जब पॉलिसी बयान दे रहे थे तो हमने देखा कि इस दौरान कौमी असम्बली में शोर शराबा भी हुआ, नारे भी गूंजते रहे। क्या सूरत हाल थी, जरा आपको वो मनाजिर दिखाते हैं। बड़ा है और हम नामूस रिसालत पर किसी सूरत में भी लबैक से पीछे नहीं है। इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इस पाकिस्तान के दिफा के लिए, इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए आज एक पॉलिसी बयान 4:30-5 बजे इमरान खान देंगे और अगर 2 दिन बाद अगर मुझे फिर इजाज़त दें, शाम हमारी फिर मीटिंग है, मैं और नूरुल्लाह कादरी सीधे यहाँ से जाएंगे। अच्छी खबरें होंगी, बेहतरी की खबरें होंगी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे पैनल में। हमारे साथ मौजूद है अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब, सीनियर एनालिस्ट है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम तर सियासी माहौल पर। खालिद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। सबसे पहले ज़रा जो आज हमने देखा कौमी असम्बली का इजलास हुआ, राजा परवेज़ अशरफ का जो मुतालबा था कि वज़ीर आज़म खुद आए और ख़ुद आकर कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान दे, आपको उनका ये बयान क्या वकील लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, वज़ीर आज़म जो है वो कौमी असम्बली में खुद आएँ और आकर वो बात करें? ये भी ठीक है या ये ठीक है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए कौम से मुखातिब हों? लेकिन ये दोनों चीज़ों की अपनी अपनी जगह पे अहमियत है। और फिर जब ये मामलात अगर आप देखें तो जो मुआहदा किया था हुकूमत ने, उसमें भी इस मामले को पार्लियामेंट में रखे जाने की बात की थी और उसमें मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं और अगर हाउस में उनकी प्रेजेंस हो तो मेरा ख्याल है कि उसके बेहतर नताइज मिल सकते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी अपनी तरजीहात हैं और वो हमने देखा है कि बहुत से इश्यूज़ पे जिस तरह से उन्होंने ख़ुद वादा किया हुआ था वो तशरीफ़ नहीं लाते हैं। उनकी मसरूफियत भी हो सकती है या उनका जो मिजाज है उसकी बात भी हो सकती है। लेकिन अगर ये इस किस्म की चीज़ हो तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी जो उठने वाली चीज़ें हैं उनका रास्ता रुक सकता है। जहाँ तक कौम से खिताब का ताल्लुक़ है, अगरचे जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा होता है उसमें भी बेशतर लोग जो हैं वो उसको देख रहे होते हैं, लेकिन कौम से खिताब की भी अपनी एक अहमियत है और हुकूमत का जो सरबराह है उसको इस बात की ज़रूरत होती है कि जो मुल्क के अंदर सूरत हाल हो जिसमें लोगों को तशवीश हो, उसमें वो लोग सुनना चाहते हैं कि हुकूमत क्या करना चाह रही है और सरबराह हुकूमत किस सिमत में सोच रहे हैं। मीडिया इतना अब वो मैं समझता हूँ कि लोगों की रसाई उनके तक इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब कहा जाए तो इस मामले पे पहले वज़ीर आज़म का एक ट्वीट और उसके बाद वज़ीर आज़म का एक तकरीब से खिताब के दौरान इज़हार ख्याल जो है वो भी सामने आ गया। लेकिन एक कम्प्रीहेंसिव एक जामे बयान जो है वो अगर आता है तो उसके अच्छे नताइज होंगे, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें बहुत से लोग जो हैं उनके लिए कुछ परेशानियाँ प्रैक्टिकल हैं। एक तो उनके अगर कहीं पे हंगामा आराई होती है, कहीं रास्ते बंद होते हैं तो उनकी ज़िंदगी मुतासर होती है और उसमें बाज़ औक़ात वो ज़द में भी आ जाते हैं। एक तो ये मामला है और दूसरी जानिब ये हसासियत भी अपनी जगह पे मौजूद है कि शायद नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हुकूमत को जो इक़दामात करने चाहिए वो उस अंदाज़ में नहीं कर रही और हम मसलहतों का शिकार हो रहे हैं और इसी की वजह से जो इंतहा पसंदी का जज्बा जो है उभर रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको किसी और रंग उसका जो है वो दे देते हैं और उसमें वो उसकी फिर पूरी कमांड उनके हाथ में आ जाती है और उसमें फिर मुल्क की ज़िंदगी में मफलूज होती है। एक बात अलबत्ता जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो उससे मैं ज़रूर इत्तेफाक करूँगा कि यहाँ ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी ज़िम्मेदारी चाहे उन इंतहा पसंदों पर डाली जाए या हुकूमत की जो कमज़ोरी कह लें या हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात किए जाने थे वो ना होने की वजह है, उसके नतीजे में जो सिचुएशन पैदा हो रही है उसमें जितना भी नुकसान हो रहा है वो सारे का सारा हमारा अपना हो रहा है और जिन लोगों के ख़िलाफ़ हमारा ये एहतजाज है या जिन लोगों के ख़िलाफ़ हम कोई एक्शन चाहते हैं उन लोगों को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यकीनी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी जानिब हम जाते हैं कि जिससे
उन लोगों को जिन्होंने ये गुस्ताखी की है उनको बावर कराने में हम कामयाब हो जाते हैं, उनको कोई ऐसा मीनिंगफुल उनको कोई उसका झटका लगता है, कोई नुकसान पहुंचता है इक़्तिसादी तौर पे ही सही, तो फिर उस सूरत में तो मुमकिन है कि वो उन तक वो बात वहाँ पहुँच सके। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ यहीं हम खुद दस्तों गिरेबां होते रहेंगे, अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे, तो वो यकीनी तौर पे उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और वो सारे कह रहे हैं कि जी हम मामलात को मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं, 4 महीने हो गए आप क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुआहदे किए जा रहे हैं, और उन मुआहदों में जब आप खुद अपनी एक वीकनेस रख लेते हैं तो आज आप किसी तौर पे ये नहीं कह सकते कि जी वो तो तंजीमी कलअदम करार दे दी गई है, लिहाजा उसके साथ मुआहदों की कोई अहमियत नहीं। अगर वो तंजीम कलअदम है, खिलाफ कानून है, तो फिर आपको उनके साथ मुज़ाकरात की ज़रूरत किस बिल्कुल। और हमने देखा खालिद साहब के यही वो मुज़ाकरात थे जिनका जिक्र पीर नूरुल हक कादरी साहब भी कर रहे थे। अदनान साहब, आपकी जानिब आती हूँ। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद साहब का ये कहना था कि बाज़ लोग इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म जो है मुल्क दुश्मन अनासिर के खात्मे के लिए तैयार है। ये ज़रा उनका इशारा किसकी तरफ था? वो कौन लोग हैं वज़ीर दाखिला की नज़र में जो कि इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करें? आपको क्या लगता है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो हमेशा वो मौक़िफ़ इख्तियार कर लेती हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़, और चाहे वो हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त भी हो, लेकिन वो हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए हुकूमत की हर बात की मुखालफत करती हैं। अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो हुकूमत की इस मामले पर मुखालफत कर रही हैं, जिसका फ़ायदा जो है वो उन लोगों को पहुँच रहा है जो इस वक्त मुल्क में फसाद और इंतशार फैला रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है कि जो चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे वो कोई और जमात हो, उन सब ने जो उनकी तहरीक लब्बैक की हिमायत का ऐलान किया है और कहा है कि अगर वो जनाजे लेकर इस्लामाबाद आएंगे तो हम भी उसमें शरीक होंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सब मजहबी जज्बात को लोग जो हैं बड़ा हसास इशू है, और इसके ऊपर लोगों को भड़काना और उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करना ये गलत बात है। ये गलत तर्ज अमल है। इस वक्त बहुत सेंसिटिव मामलात है और हम सबको रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना होगा। स्पेशली मैं पॉलिटिशियंस की बात करूंगा, सियासत ना कीजिए, तनकीद ज़रूर करें, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मामलात हैं, इसको बड़े सेंसिटिवली लेकर आगे चलना होगा। बहुत शुक्रिया। खालिद अजीम साहब साथ मौजूद थे, आप अदनान आदिल साहब साथ मौजूद थे। चूँकि 5-5:15 बजे इमरान खान साहब आप खिताब करेंगे, पॉलिसी बयान जो है वो जारी किया जाएगा, उससे मुताल्लिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। मनपसंद कंपनीज की दवाई तजवीज़ करने का नुस्खा डॉक्टर्स को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि वज़ीर आज़म के शिकायत पोर्टल पर डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायतों के अंबार लग गए हैं और अब इस पर ड्रैप ने एक कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मामले का नोटिस लेकर सूबों को अहकामात जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, ड्रैप के मुताबिक डॉक्टर्स का मनपसंद कंपनीज की दवाएं लिखने पर मरीजों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस प्रैक्टिस से मुल्क की मईशत और मरीज पर इजाफी बोझ पड़ता है। सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स का ऐसा करना कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी समझा जाता है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस फैसले की मुखालिफत की है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीएमए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा आप इस चीज की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? हेलो जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दोबारा बोलिएगा। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप इस चीज की मुखालिफत क्यों करें? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चीजें नहीं हो रही? देखिए, बात ये है कि हम मुखालफत नहीं कर रहे। जो एक्ट हो रहा है वो बिल्कुल सही है, निशानदेही बिल्कुल सही है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम को इस तरीके से डील करना, मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ ज्यादती होगी मरीजों के साथ। उसकी वजह ये है कि आपने डॉक्टरों से जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको निकाल कर आप मेडिकल स्टोर वालों को दे देंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि जी डॉक्टर्स जो हैं वो जेनरिक नेम लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं पैरासीटामोल लिखता हूँ और मरीज को दे देता हूँ। मरीज जब मेडिकल स्टोर पे जाता है, अब मेडिकल स्टोर की
जो है वो सवाबदीद पे होगा कि वो कौन सी कंपनी का वो दवा उसको देता है। तो अब तो सारा कुछ कंपनी जो है मेडिकल स्टोर वालों के साथ डील करेंगे और सारा कुछ करेंगे। ये तो तब होगा सर, जाहिर है जब डॉक्टर्स को नहीं वो कंपनीज अप्रोच करेंगी, मेडिकल स्टोर वालों को करेंगे। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये कितना ज्यादा कॉमन है कि डॉक्टर्स वो जो एक मेडिकल रैप आता है उसके कहने पर या किसी कंपनी के कहने पर वो स्पेसिफिक ब्रांड की दवा लिख कर देते हैं। ये कितना कॉमन है, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियो सामने आई जिसमें एक मरीज, एक गरीब मरीज सिर्फ इसलिए दवाई अफोर्ड नहीं करता चूंकि वो महंगी होती है, लेकिन अगर जेनेरिक नेम लिखा हो, केमिकल नेम लिखा हो, सॉल्ट लिखा हो, वो जाएगा, उसके हिसाब से सस्ती कोई दवाई शायद मिल जाएगी, कोई लोकल मैन्युफैक्चर्ड मिल जाएगी, उससे ब्रांडेड नहीं लेनी पड़ेगी, इंपोर्टेड नहीं लेनी पड़ेगी, वो खा भी लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक तो ये कि आपने पूछा कि कितने लोग करते हैं, तो ये आपको एक बात बता दूं कि ये इसमें जो है बहुत कम परसेंटेज है डॉक्टर्स की कि जो कि ऐसा कर रहे होंगे, उनके साथ मिलके करते हैं, इसमें होंगे नहीं बल्कि करते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, इसमें आप कह रहे हैं गरीब आवाम, और गरीब आवाम का प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगा कि वो आप मेडिकल स्टोर वाले डिसाइड करेंगे कि दवा उनको कौन सी देनी। जो सस्ती दवा दे दी गई है तो वो उनको महंगा पड़ेगा, उसकी वजह नहीं सर, अगर आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा हो जाए कि जब एक डॉक्टर ने जिस तरह दीगर ममालिक में होता है, डेवलप्ड मुल्कों में जिस तरह से होता है कि वो दवा जो है वो लिखती जाती है, वो जो मरीज है लेकर जाएगा और वहां पर फार्मासिस्ट बैठा होगा, वो बताएगा अच्छा इसकी ये ब्रांड्स की मेडिसिन अवेलेबल है, उसमें जाहिर है कुछ महंगी होंगी, कुछ सस्ती होंगी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बाहर की जो आपने मिसाल दी है ना, वहां तो एक तमाम ईमानदार टाइप के लोग बैठे होते हैं, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि वहां पर हर मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट होना लाजमी है, उसके बगैर मेडिकल स्टोर बंद हो जाता है। हमारे यहाँ आप बता दीजिए कि कितने मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट बैठते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक स्टेप लिया गया है और जाहिर है फिर इसको मैंडेटरी किया जाएगा कि फार्मासिस्ट ही तजवीज करेगा? बिकॉज जाहिर है एक मेडिकल स्टोर वाला तो नहीं सर बताएगा कि कौन सी दवाई लेनी, एक फार्मासिस्ट बताएगा, काम उसका है। देखिए, ये काम बेसिकली डॉक्टर का है, इसको बात को थोड़ा सा समझना। अच्छा। टेक्निकल बात क्या है, आप मेरे पास आते हैं, मुझे पता है कि कौन सी दवा मुझे लिखनी है, जिसका मुझे तजुर्बा है कि फार्मूला एक ही है। और बहुत सारी दवाइयाँ लोकल कंपनीज भी और मल्टीनेशनल कंपनीज भी बनाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि एक आदमी मेरे पास आया है, एक मासी आई है जो कि घरों में काम करती है, उसको मैंने लोकल दवाइयाँ लिखनी है, मुझे कहीं और दूसरी दवा नहीं लिखनी है, और मुझे ऐसी दवा भी लिखनी है कि वो सस्ती भी है, लोकल दवा है, और प्लस वो इफिकेसी भी है, मुझे उसका रिजल्ट भी बहुत मिलता है। तो ये डिसाइड डॉक्टर करेगा कि उसको कौन सी दवा मरीज से को मुआफिक आ रही है सस्ते दामों में। तो ये बेसिकली डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन सर अब अमूमन ऐसा नहीं होता ना। अब हम देखते हैं कि जो बेचारे मरीज है वो तो, और जो गरीब मरीज है वो तो बेचारे पिस जाते हैं, और अब जैसे दवाइयाँ महंगी भी होती है हमें नजर आती हैं। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या ये हकीकत है कि डॉक्टर्स और मेडिकल जो रैप है उनका आपस में गठजोड़, जिसके तलाक भी आती हैं, जिसकी बातें भी होती हैं, क्या ये वाकई सच है कि ऐसा कोई गठजोड़ है? और अगर है तो फिर इसका खात्मा कैसे होगा? आप खुद भी डॉक्टर हैं, जो अवाम हमें सुन रही है उनकी आसानी के लिए बताएगा कि अगर अवाम को ये चीज कहीं नजर आ जाए तो अवाम क्या कर सकती है? देखिए, बात सारी ये है कि अवाम तो मैं नहीं समझता बेचारी, वो तो एक ये भरोसे वाला डिपार्टमेंट है, ट्रस्ट का डिपार्टमेंट है। अवाम तो जो मरीज है, जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो तो ये समझता है कि डॉक्टर ने जो लिखा है वो बस हमें लेना है, डॉक्टर ने जो एहतियात बताई है मुझे करना है, जो परहेज बताया है वो करना है। लेकिन इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मरीज का जो एतमाद है वो डॉक्टर ने बिल्डअप करना है, चाहे वो उसकी गठजोड़ जो बनी हुई है इसको रोकने के लिए कुछ और सिस्टम करना पड़ेगा। उसके लिए मैं बता रहा हूँ उसके लिए ये सर, लेकिन नहीं, आप अग्री तो कर रहे हैं सर कि ये गठजोड़ वाला मामला है, ये इंसेंटिव देने वाला मामला है? ओके, 100% एग्री करता हूँ कि ये गठजोड़ वाला मामला बिल्कुल है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं।
मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसका ये जो सिस्टम है ना, ये इसमें तो देखें अभी ये होता है कि मैं दवा किसी को लिखता हूँ, और ये आप लोगों को भी और आपके व्यूवर को भी पता होगा कि मेडिकल स्टोर में जब जाते हैं तो वो कह देता है कि डॉक्टर साहब ने जो दवा लिखी है तो मार्केट में है नहीं, बंद हो गई है, उसी फार्मूले का ये दवा ले लीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो मेडिकल स्टोर वाला खुद अपनी फरमाइश से दवा चेंज कर देता है, जो कि गलत है। हालांकि उसकी वज़ारा उसको मालूम ही नहीं है, उसका डिपार्टमेंट ही नहीं है ना कि उसने ये करना है। और मेडिकल स्टोर पे मेजॉरिटी जो है वो मैट्रिक फेल या मैट्रिक पास लोग होते हैं। फार्मासिस्ट कहीं पर भी मौजूद नहीं है। कुछ अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी फार्मेसी में लोग मौजूद होते हैं, अदरवाइज और जगहों पे नहीं होते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसका जो बेहतरीन तरीका ये है कि हुकूमत को चाहिए, जैसे कि इन्होंने पीएमसी बना दी है, रातों रात पीएमसी बन गई, हम ये समझते हैं कि इसमें भी स्टेक होल्डर से मशवरा करके एक कंसर्न डेवलप करके तमाम स्टेक होल्डर से उसके बाद कोई अच्छा फैसला करना चाहिए, जिसका कि आवाम पे, मरीज पे बोझ ना पड़े। ये ना हो कि जी पहले डॉक्टर साहब जो है वो गठजोड़ कर रहे थे, अब मेडिकल स्टोर वाले गठजोड़ करना कोई भी ना कर पाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने देखा है कि पहले या तो अस्पताल खाल उतारता है या डॉक्टर उतारते हैं, फिर मेडिकल स्टोर वाले उतारना शुरू करते हैं। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ, और यकीनन हमारे साथ को बड़ी मुनफरिद इन्फॉर्मेशन भी इस हवाले से मिलेगी। अब जरा ख्याल भी वो कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। रमज़ान के महीने में हमें उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए जो माली तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं होते। इससे पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि मुसलमान इस माह मुकद्दस में गरीबों में राशन की तकसीम का एहतमाम करते हैं। हमने कराची में एक ऐसा ही मंजर देखा जो शायद पहले कभी देखने में नहीं आया। राशन की तकसीम हुई, वो भी इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में। इलाके में कौन ज़रूरतमंद है और कौन नहीं है, इसका तयन किसने किया? इमाम मस्जिद ने। हकदार को हक जो है उनका इज्जत नफ्स के साथ तकसीम हुआ। किस तरह से आपको दिखाते हैं। हम इब्राहिम हैदरी से गुजर रहे थे, अचानक रुकना पड़ा। एक मस्जिद के बाहर हमने रश देखा। हम सोच रहे थे कि रश यहाँ पर क्यों है। मालूम ये हुआ कि यहाँ पर राशन की तकसीम हो रही है। ये सुनकर, ये देखकर अच्छा लगा कि मस्जिद का कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, कि जो इलाके के वो लोग जो कि गरीब हैं, जो कि मुस्तहिक हैं, जो कि ज़रूरतमंद हैं, उनको यहाँ पर बुलाकर राशन दिया जा रहा है। बैतुस्सलाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हम देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बड़ा अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम कर, ना सिर्फ तालीम में बल्कि रफ़ाई खिदमात के हवाले से भी। और इस बार रमज़ान के लिए लगता है कुछ मुनफरिद सा प्लान लेकर आए हैं कि मस्जिदों के ज़रिए इलाके में जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर बैतुस्सलाम के फराज साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शोएब भाई। प्लीज़ मुझे बताएं कि ये मस्जिद में आप लोग आए, तरीक़ेकार क्या होता है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट एक रफ़ाही और आलमी इदारा है जिसकी तालीमी और रफ़ाई खदमात से तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद अफराद सालाना मुस्तफ़ीद होते हैं। इसी साल हर साल की तरह हमने तोहफ़ा रमज़ान के नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया है जो इंतहाई मुनज़्ज़म और मुल्कगीर मुहिम है। फराज भी, तोहफ़ा रमज़ान का जो बॉक्स है, बड़ा प्यारा सा बॉक्स है, इसमें क्या कुछ है? तोहफ़ा रमज़ान के बॉक्स के अंदर तकरीबन 1 महीने के लिए मुकम्मल तौर पर राशन मौजूद है, जिसमें इफ्तार के सामान के साथ आटा, चावल, दालें, तेल, घी, मसाले, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं जो इफ्तार और सहरी दोनों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। अच्छा फराज साहब, मुझे ये बताएं कि कोई ख़ास मस्जिद सिलेक्ट करते हैं किसी इलाके की, या कि जो भी मसाजिद मौजूद हो उनको इस्तेमाल किया जाता है? पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हर गरीब इलाके में, पसमानदा इलाके में हमारे पास नेटवर्क है मसाजिद का, जिसके अंदर हम, क्योंकि हमारा मकसद मुकामी रज़ाकारों, मुकामी साथियों के ज़रिए मुकामी लोगों को खिदमत अंजाम देना है। ठीक है, तो फिर इमाम मस्जिद की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो तयन करते हैं कि किसको ये बॉक्स मिलना है। ज़कात को समझते हुए ये बहुत अहम है कि जो इमाम हैं वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लें, और हमारे मुकामी इमाम और हमारी मसाजिद हमारी खिदमत का मरकज़ है, जिसके ज़रिए हम पूरे पाकिस्तान के अंदर खिदमत अंजाम दें। मस्जिद के इमाम साहब नूर आलम साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है ये जिम्मेदारी आपने ली कि जो इस इलाके के लोग हैं, मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनका तयन करना है ताकि उनको ये राशन मिले। तरीक़ेकार क्या होता है? तरीक़ेकार अल्हम्दुलिल्लाह इस जामे मस्जिद के
इमामत के फ़राइज़ में 36 साल से कर रहा हूँ यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्दन और हर घर के अतबार से, अफराद के अतबार से मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनसे बड़े से लेकर छोटे तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्द हैं। अच्छा इमाम साहब, पिछले रमज़ान भी ज़ाहिर है आप लोगों ने ये राशन तकसीम किया और इस रमज़ान भी आप लोग कर रहे हैं। आपने क्या देखा? क्या ज़रूरतमंद ज़्यादा हो गए हैं? क्या ये भूख बढ़ गई है? क्या इस वक्त परेशानी बढ़ गई है पाकिस्तान में कोरोना की वजह से? अगर एक तो कोरोना की वजह से और दूसरी बात तो महंगाई के तौर से हर चीज़ महंगाई, इंतहाई महंगाई है। अच्छा इमाम साहब, आखिरी बात मुझे बताएं कि कोई ऐसी फैमिली भी यहाँ पर है, कोई ऐसा फ़र्द भी यहाँ पर है कि जिसको देखने के बाद आपने सोचा हो कि किस कदर गुर्बत, अफलास, तकलीफ़, दुख, परेशानी है कि जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, घर में राशन नहीं है, घर में कोई बीमार भी है और ऐसे में जो हालात हैं इसको देखने के बाद आपने सोचा हो कि इस इलाके की शायद ये जो कहानी है ये बड़ी दुख भरी, दर्द भरी है? अगर ये हाल ही में जो पिछले साल यहाँ अपने बाप ने 3 बच्चों को जला दिया था, ये इब्राहिम हैदरी के इलाके का, और घरों में तलाक वाक़ हो रहे हैं और मियाँ जो है छोड़ के अपने बच्चे और बीवी को छोड़ के जा रहे हैं। कार्ड आप देते हैं इनको? कार्ड के ज़रिए होता है? जी, हम पहले सर्वे करते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा मुस्तहिक़ीन होते हैं इनको देते हैं। अब वो कार्ड लेकर आए हैं यहाँ पे? वो कार्ड लेकर आए, ठीक है, वो कार्ड लेकर यहाँ पर आए, वो कार्ड देंगे और वो तोहफ़ा रमज़ान का बॉक्स उनको मिलेगा, वो तोहफ़ा उनको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का। कितने अरसे से यहाँ पर रह रही हैं? कम से कम 27-28 साल हो गए। पिछले रमज़ान भी आई थी, तोहफ़ा रमज़ान मिला था आपको? कोई राशन मिला था पहले? हाँ मिला। पहले भी मिला था। घर में कितने अफराद हैं? घर में हमारे 4 फैमिली है। 4 फैमिली हैं? सबके अलग अलग हैं, मतलब अच्छा, बहू बेटे सारे अलग अलग। तो घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले इसका बाप ही सब्जी वब्जी का काम करता है। अच्छा मुझे बताएं कि ये कितने इत्मीनान की बात होती है कोई इदारा आपके इलाके में आए और इस तरह मस्जिद के ज़रिए घरों में राशन पहुँचाए? अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक और खातून इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने लोग हैं आपके घर में, कितने अफराद हैं? हम लोग 8 अफराद थे। अच्छा, तो कमाने वाला? एक ही है। तो गुजारा कैसा होता है? बस जैसे अल्लाह जैसे चलाते हैं वैसे ही। इस राशन मिलने के बाद ज़िंदगी में कुछ सहूलत आ जाती है? जी बहुत आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कार्ड मिल गया आपको, राशन मिलने वाला है, आपको कितनी खुशी और इत्मीनान की बात है ये? खुशी का तो बात है बेटा, हर साल 1 साल नहीं दिया हम लोग को। मेरा शोर भी नहीं है, 2 दफ़ा ऑपरेशन हुआ, 3 पोता पालती, उसका माँ नहीं है। अब जो राशन मिल रहा है उससे कोई सहूलत मिल जाएगी? सहूलत मिल जाएगी, आप लोगों का बड़ा दुआ है। अच्छा मैं आपका हाथ भी देख रहा हूँ, आपकी ज़रा ये उंगलियों का मसला है, क्या करते हैं आप? प्लाईवुड में काम करता था, अभी कोई काम नहीं है। अब काम नहीं करते? अब काम नहीं है। घर में कितने लोग हैं? 5-6-7। सबकी कफालत की जिम्मेदारी आप पर है? अब मेरा ऊपर है। अब ये तोहफा रमज़ान मिला जी, बहुत खुशी हुई है कि बैतुल इस्लाम का रमज़ान का ये तोहफा मिला है, बहुत खुशी हुई है। एक बूढ़ी खातून भी यहाँ आई, इसी उम्मीद के साथ आई कि ये तोहफा रमज़ान लेकर जाएंगी। कितनी खुशी उनके चेहरे पर आई, उनसे हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, तबीयत सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ तबीयत को? बस ऐसे ही है, सर में दर्द होता है, बुखार है। ये तोहफा रमज़ान लेने यहाँ पर आई हैं? हाँ। मिल गया आपको तो डब्बा, बड़ा भारी डब्बा, कैसे उठाएंगी? कोई तो उठा के रखी आएगा ना। कोई रखाएगा? हाँ। कितनी खुशी हुई, ये तोहफा मिला आपको? अल्लाह ने बैतुल सलाम को वसीला बनाया। बस अल्लाह उनको ज़्यादा दे। आमीन। अल्लाह तुम्हारी तंदुरुस्ती दे। आमीन। देने वालों की तंदुरुस्ती दे। अल्लाह खुशी है, बस माँ प्यार देना फिर तो। अल्लाह खुशी पैदा करे। आमीन। बस ये आज जो माँ से दुआ ले ली उसके बाद क्या रह जाता है? आपके चेहरे पे खुशी आई, हमारा दिन बन गया। खुश रहिए, बच्चे औलाद है हमारी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह सबको आबाद, सबको खुश रखे। ये खुशियाँ बांट रहा है बैतुल सलाम। ऐसे बहुत सारे इदारे जो काम कर रहे हैं, ज़ाहिर मुखैर हज़रात के ताउन से इदारे काम कर रहे हैं, वो चाहे कराची हो, पाकिस्तान हो, या जहाँ जहाँ पर बसने वाले मुसलमान हैं, उनके लिए ये जिस तरह तोहफ़ा रमज़ान था, बड़ा अच्छा लगा देखकर और बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज से बांटा गया राशन। आगे बढ़ते हैं। अफसोसनाक खबर है कराची से, जहां कयूमाबाद पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान ने हमें ज्वाइन किया। अहमर, क्या डिटेल्स है इस खबर से मुतालिक?
जी बिल्कुल, ये क़य्यूमाबाद पुल पर डंपर की टक्कर है मोटरसाइकिल को, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो जाँ हुए हैं, जिसमें एक की शनाख्त ज़ुबैर के नाम से जबकि दूसरे की अरशद के नाम से हुई है। डंपर ड्राइवर जो कि मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, उसको इलाका मकीनों की जानिब से और जो साथ में गाड़ियां गुजर रही थी उनकी जानिब से उस शख्स को पकड़ा गया, उस ड्राइवर को, और उसको पहले डिफेंस थाने और अब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। ड्राइवर की शनाख्त है वो खलील के नाम से हुई है। अभी उससे जो है वो जो उनका डंपर है उसके मुतालिक जो है वो पूछा जाएगा कि उसकी फिटनेस जो है वो कब कराई गई थी, फिटनेस सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद है या नहीं, इन चीज़ों पर जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन ये हादसा तेज रफ्तारी के बाइस जो है वो पेश आया है। पुलिस ने बताती है कि तेज रफ्तारी के बाइस डंपर ने आगे चलने वाली मोटरसाइकिल को जो है वो कुचला है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो जाँ हुए। एक की शनाख्त ज़ुबैर और दूसरे की अरशद के नाम से हुई है। ठीक है, बेहद शुक्रिया अहमद आपका। अभी आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5:15 पर कौम से खिताब करेंगे। आपको अपडेट करें कि खान साहब आज 5:15 बजे आवाम से खिताब करेंगे। इंतहाई अहम और तारीखी खिताब होगा ये, और पॉलिसी बयान होगा वज़ीर आज़म की जानिब से। खान साहब के इस खिताब से मुतालिक वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर किया था कि इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। और उसके बाद शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि ये खिताब होगा, अहम खिताब होगा, अच्छी खबरें आएंगी। जो इस वक्त ऑन गोइंग सिचुएशन है, ज़ाहिर है उसकी वजह से सवाल पैदा हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने इमरान खान साहब आएंगे और पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा। इमरान खान साहब ने इससे पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि मुजाहिरों से और तोड़ फोड़ से मगरिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क का हर फर्द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता है। बदकिस्मती से बाज़ मजहबी और सियासी जमातें मजहब का गलत इस्तेमाल करती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अब से कुछ देर बाद यानी 5:15 बजे कौम से खिताब करेंगे। वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।